दोस्तों, आज हम पूर्ण प्रतियोगिता परफेक्ट कंपटीशन के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने बाज़ार के भिन्न भिन्न रूपों के बारे में आपको छोटा वीडियो जारी किया था, मैंने उसको आपने पढ़ा होगा। और मैंने इस बाज़ार के स्वरूप और पूर्ण प्रतियोगिता के बारे में PDF भी डाल रखी है, उसको आपने नोट की होगी। ऐसा मैं मानता हूँ, वही आपका दत्त कार्य है मेरे लिए। अब लीजिए, पूर्ण प्रतियोगिता बाज़ार का वह स्वरूप है जिसमें एक वस्तु की क्रेता और विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है। इसके अंतर्गत सभी फर्में एक जैसी वस्तु अर्थात समरूप वस्तुओं का उत्पादन करती हैं, जो बाज़ार में दी हुई कीमत पर अर्थात उद्योग की मांग और पूर्ति द्वारा जो कीमत तय होती है, उस कीमत पर कोई भी व्यक्तिगत फर्में चाहे जितना माल बेच सकती है उसको परिवर्तित नहीं कर सकती है। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के शब्दों में अपन ये कह सकते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता तब प्रचलित होती है जब प्रत्येक उत्पादक उत्पादन के लिए मांग पूर्णतः लोचदार होती है, अर्थात विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है, क्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है एवं क्रेता प्रतिद्वंदी विक्रेताओं के बीच चुनाव करने की दृष्टि से भी क्या है, समान और स्वतंत्र होता है, जिससे बाजार पूर्ण हो जाता है। पूर्ण बाजार की विशेषता ये है। पहली विशेषता देखिए आप, पदार्थ को उत्पादन या सेवा वस्तु या पदार्थ कोई भी हो सकती है वस्तु को उत्पादित करने और बेचने वाली फर्मों की संख्या अर्थात विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है। पॉइंट नंबर 1। दूसरा, सभी फर्में द्वारा उत्पादित वस्तु या माल एक रूप समान होता है, समरूप होता है, हिमोजीनियस होता है। तीसरा, क्रेता तथा विक्रेताओं को बाजार में प्रचलित कीमत पर की पूर्ण जानकारी होती है। चौथा, उद्योग में फर्म स्वतंत्र रूप से प्रवेश कर सकती है और बहिर्गमन भी कर सकती हैं, अर्थात बाहर भी जा सकती है, उसके लिए वो स्वतंत्र होती हैं। पाँचवा, उत्पादन के साधन पूर्णतः गतिशील होते हैं। वे एक उद्योग से दूसरे उद्योग में जहां उन्हें कीमत ज़्यादा मिलती है आसानी से जा सकते हैं। अपन कह सकते हैं कि साधन कीमत समानीकरण की प्रक्रिया जारी रहती है। चौथा, उद्योग में कार्य करने वाली सभी फर्में स्वतंत्र होती हैं तथा उनकी उत्पादन की मात्रा संबंधी निर्णय वे स्वयं लेती हैं, जबकि कीमत उद्योग के लिए बाजार की शक्तियाँ मांग और पूर्ति द्वारा तय होती हैं। कोई भी फर्म कीमत के नियंत्रण नहीं कर सकती है। अगला पॉइंट, उद्योग तथा फर्म का संतुलन पूर्ण प्रतियोगिता की दिशा में कैसा होता है। उद्योग का प्राय एक सी वस्तु का उत्पादन करने वाली समस्त फर्मों के समूह होता है। उद्योग क्या होता है? उद्योग का अभिप्राय होता है एक सी वस्तुओं का उत्पादन करने वाली समस्त फर्मों के समूह को उद्योग कहते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत उद्योग का स्वामी अल्पकाल में स्थायी प्रकृति का नौकर अस्थायी प्रकृति होता है, क्योंकि अल्पकाल में निर्धारित कीमत पर कुछ फर्मों को असामान्य लाभ की प्राप्ति होती है, कुछ सामान्य लाभ की प्राप्ति होती है, कुछ को हानि भी हो सकती है। अतः अल्पकाल में स्थायी नहीं होता है, अस्थायी होता है, जबकि दीर्घकाल में उद्योग का संतुलन स्थायी होता है, क्योंकि इसमें सभी फर्मों को सामान्य लाभ की प्राप्ति होती है। अब अपन इस चीज़ को 3 बिंदुओं में अलग अलग एक पैराग्राफ में समझेंगे। डायग्राम पे देखो, सामने 2 चित्र दिखा रखा मैंने। संतुलन का सामी है 10.1 ए और बी दिखा रखे हैं। 10.1 जो ए है वो हमारे एक वस्तु के उद्योग में संतुलन के माध्यम से कीमत और उत्पत्ति की मात्रा का निर्धारण को दिखाता है। जैसे कि एक उद्योग OX अक्ष पर हमने उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु ले रखी है और OY अक्ष पर उस वस्तु की कीमत ले रखी है। DD मांग वक्र, SS सप्लाई पूर्ति वक्र है, जहाँ पर मांग वक्र और पूर्ति वक्र जिस बिंदु पर काटते हैं वो सामयिक बिंदु होता है। उस सामयिक बिंदु पर कीमत और उस वस्तु की मात्रा का निर्धारण होता है, कीमत की मात्रा का निर्धारण होता है। अब हमारे सामने जो प्रश्न ये होता है कि जो उद्योग में कीमत निर्धारण जो होता है वो स्थिर होता है, कैसे होता है। तो चित्र बी में देखिए आप, उस बी कीमत के पैरेलल जो अपन एक दूसरा बना रखा है, फर्म का संतुलन दिखा रखा है, कीमत दिखा रखी है। पी बिंदु को डैश करके आगे बढ़ाएंगे और उसके अंदर देखेंगे आप। तो चित्र बी में देखिए आप, उद्योग द्वारा निर्धारित कीमत को फर्म के चित्र बी में दिखाया गया है। क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म के लिए कीमत स्थिर हो जाती है, इसलिए फर्म का औसत आगम वक्र सीमांत आगम वक्र कीमत के समान हो जाता है, अर्थात P बराबर AR बराबर MR हो जाता है। तीनों इक्विवेलेंट हो जाते हैं, तीनों बराबर हो जाते हैं। जो ये रेखा होती है वो X अक्ष के समानांतर होती है या क्षैतिज रेखा होती है। पॉइंट नंबर 1। दूसरा, फर्म का संतुलन 2 शर्तों से होता है। पहली शर्त ये होती है कि सीमांत आगम वो सीमांत लागत की समानता हो तथा MR बराबर MCO। दूसरा, सीमांत लागत औसत आगम को, सीमांत लागत मतलब MC
सीमांत आगम एम आर को काटती हुई ऊपर की ओर बढ़ती हुई होनी चाहिए। जब दो शर्तें पूर्ण होती हैं तो ही हमारा फर्म का संतुलन होता है, वरना नहीं होता है। जिस चित्र में देखेंगे आप तो ई बिंदु पर एम सी वक्र एम आर वक्र को काटता हुआ ऊपर की ओर बढ़ रहा है, अर्थात ये साम्य संतुलन का बिंदु है, साम्य संतुलन का बिंदु है। पॉइंट नंबर 3 हमारे सामने आता है, उसको देखिए अब आप। पॉइंट नंबर 3 में जो बिंदु आई फर्म को हानि हुई है लाभ, ये कैसे मालूम करेंगे? फर्म में हानि हुई है लाभ, ये ज्ञात करने के लिए फर्म के संतुलन की दिशा में लाभ और हानि की जांचने के लिए औसत लागत AR तथा औसत आगम AR की तुलना करेंगे। ये दोनों समान है तो सामान्य लाभ की प्राप्ति होगी, और दोनों में कुछ अंतर है तो लाभ हानि भी हो सकती है। अब देखिए ऊपरी चित्र में दोनों समान है। ई बिंदु पर क्या है? इस साम्य बिंदु पर AC और MR भी बराबर है, अर्थात यह सामान्य लाभ की प्राप्ति होगी, अर्थात दीर्घकाल में सामान्य लाभ की प्राप्ति होती है। अगला, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म का अल्पकालीन संतुलन। अल्पकाल में एक एट ए टाइम या अल्पकाल में कोई फर्म न तो आ सकती है न जा सकती है। अल्पकाल की अवधि में कोई भी फर्म न तो प्रवेश कर सकती है, न एकदम बहिर्गमन कर सकती है, उसको वहाँ पर टिका रहने का। जब फर्म के अंदर उत्पादन जो होती है, कीमत भी मार्केट द्वारा तय होती है, वस्तु कीमत सब क्रेता विक्रेता सब चीज़ जानकारी होती है, तो उनको अधिकतम लाभ की प्राप्ति नहीं हो सकती, सामान्य लाभ की प्राप्ति होती है। अधिकतम लाभ की प्राप्ति करने के लिए उन्हें अधिकतम उत्पादन करना पड़ता है, तब उसे अधिकतम लाभ की प्राप्ति होगी। तो उस अधिकतम लाभ की प्राप्ति के लिए जैसे आप देखिए उसकी दो आवश्यक शर्तें हैं। पहली शर्त वो ये कह रहा है, कुल आगम तथा कुल लागत TR व TC के द्वारा फर्म का स्पष्टीकरण कर सकते हैं। कुल आगम जो आगे दिखाएगा वक्र, कुल आगम तथा कुल लागत TR का संतुलन उस दिशा में देखा गया है। तो देखिए आप इसको समझ लीजिए, जो हमारा वक्र है ये एक TC कुल लागत वक्र को दिखाता है, जो समस्त प्रकार की अल्पकालीन लागतें होती हैं। तो इसमें जो TC है इसके अंदर TVC प्लस TFC होता है। टोटल फिक्स कॉस्ट भी होती है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी जुड़ी हुई होती है, इसलिए इसको TC दिखाते हैं। F बिंदु दिखाता है, जैसे कि दिखा रहा है OF दिखा रखा है। OF एक प्रकार की स्थिर लागत है, इसको TFC कहते हैं। टोटल फिक्स कॉस्ट कुल स्थिर लागत होती है। जो वर्ताकार में दिखा रखा है, सर्पलाकार जो वर्ताकार दिखा रखा है, जो परिवर्तनशील लागत होता है TVC के कारण होता है। पहले एक लागतें ज़्यादा होती है, फिर कम होती है, फिर ज़्यादा हो जाती है, इस प्रकार दिखाया गया है। और TR वक्र है, जो O बिंदु से गुजरता हुआ, जो मूल बिंदु से O से गुजर रहा है, वो ऊपर की ओर समान दर से बढ़ रहा है, क्योंकि कीमतें स्थिर होती हैं, जिसके कारण उत्पत्ति की प्रत्येक अगली इकाई से प्राप्त पूर्व की इकाई से बेचने से प्राप्त आय को दिखाता है, इसलिए बढ़ता हुआ दिखा रहे हैं। अतः TC व AC वक्र में दो हमें दिखाए गए हैं, आपस दो बिंदु हैं L और S। ऐसे F और S के बीच में TR TC से ऊपर होता है, तो क्या होगा? हानि होगी हमें। TC ज़्यादा है, लागत ज़्यादा है और आय का में हानि होती है, अर्थात कम उत्पादन में हमें हानि होगी। जब उत्पादन और बढ़ा देता है OM से ज़्यादा, पहले OM था, OM से बढ़ाकर MK के बराबर कर लेता है कि MK के बराबर उत्पादन करता है, तो ये वक्र L और S के बीच में नीचे की ओर आ जाता है, TR के नीचे आ जाता है, अर्थात हमारे और TR से नीचे आ जाता है, फिर ऊपर की ओर बढ़ता है। तो ये इस प्रकार देखेंगे आप, तो ये क्या होगा? यहाँ लाभ की प्राप्ति होगी। परंतु N बिंदु पर R जहाँ ये सबसे अधिक लाभ की प्राप्ति होगी, अधिकतम लाभ की प्राप्ति होगी, और S बिंदु पर सामान्य लाभ की प्राप्ति होगी। इसके बाद भी अगर उत्पादन जारी रखता है तो TC वक्र ऊपर की ओर बढ़ जाएगा, ऊपर की ओर बढ़ना शुरू हो जाएगा, अर्थात K बिंदु के बाद भी उत्पादन जारी रखता है तो उससे हानि की स्थिति होगी, अर्थात उससे हानि होगी, तो उत्पादन बंद कर देगा। उसको ब्रेक इवन पॉइंट भी कहते हैं, बाद में उसको आगे देखेंगे अपन। अगला, सीमांत लागत और सीमांत आगम के बीच जो फर्म का संतुलन है वो हमने उसमें दिखा रखा है। जब कीमत स्थिर हो जाती है, तो वो एक एक्स अक्ष के समानांतर क्षैतिज अक्ष के बराबर हो जाती है, क्योंकि इसमें P बराबर AR बराबर MR हो जाती है। MR वक्र को अल्पकालीन MC वक्र काटता हुआ ऊपर की ओर बढ़ता है, जिस बिंदु पर काटता है वो साम्य बिंदु होता है, ये इसका संतुलन बिंदु होता है, आउटपुट संतुलन बिंदु होता है, जिसको हमने पहले भी स्पष्ट कर रखा है। अब इसकी जो तीन अवस्था होती है लाभ की, देखो देखिए आप, मैंने पहले भी कहा था कि जब लाभ की स्थिति के लिए हम AR और AC को देखते हैं,
AROAC को देखते हैं। अब ARAC को देखते हैं तो इससे अब क्लियर हो जाएगा। पर AROMC और AC में संबंध ये होता है कि AC वक्र के न्यूनतम को काटता हुआ MC वक्र ऊपर की ओर बढ़ता है। ये भी एक टेक्निकल पॉइंट थोड़ा ध्यान रखना है थोड़ा सा आपको, वहाँ पर उसकी लागत न्यूनतम हो जाएगी। जैसे देखिए अल्पकाल में पूर्ण प्रतियोगिता बाजार देखिए, पहले लाभ की दिशा में देखिए आप, जब P कीमत बराबर AR बराबर MR दिखा रहे हैं, जबकि MC वक्र और AC वक्र उसके नीचे दिखा रहे हैं, जहाँ MC वक्र MR वक्र को काटता है, वो स्वामी बिंदु होगा, उस बिंदु उससे रेखा नीचे की ओर बढ़ाएंगे, जो जितना एरिया होगा, जैसे यहाँ दिखा रखा है PEFG, जो एक प्रकार की प्रति इकाई कुल हानि को दिखाता है, और EF प्रति इकाई हानि को दिखाता है, अर्थात इसमें हानि होगी। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि AR और MR वक्र, जब MC वक्र और AC वक्र AR और MR वक्र के नीचे होंगे तो हमें हानि होगी। कैसी होगी? हानि होगी, जो हमें दिखा रहा है EF बराबर प्रति इकाई हानि है, और टोटल हानि कितनी हो जाएगी? PEFG के बराबर हानि हो जाएगी। उसी पर दूसरा वक्र देखिए, बी डायग्राम देखिए, जो सामान्य लाभ या शून्य लाभ की दिशा को दिखाता है, जहाँ पर P बराबर AR बराबर MR दिखा रहा है, उसके और MR और MC वक्र ई बिंदु पर साम्य पर काटते हैं, और इसी बिंदु पर AC वक्र AR वक्र को काटता हुआ AC वक्र AC और AR भी बराबर हो जाता है, अर्थात सभी इसी बिंदु पर ई बिंदु पर AP बराबर AR बराबर MR बराबर SAC अल्पकालीन शॉर्ट टाइम SAC SMC सभी बराबर हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, अर्थात सामान्य लाभ की प्राप्ति होगी, हानि की प्राप्ति नहीं, सामान्य लाभ की प्राप्ति होगी, अर्थात इसमें सामान्य लाभ की प्राप्ति होगी। तीसरी स्थिति आती है सी डायग्राम में देखिए, हानि की स्थिति में आप देखिए, जब AC वक्र और MC वक्र AR और MR वक्र के ऊपर की ओर आ जाते हैं, जैसे दिखा रखा है, ऊपर की ओर आ जाते हैं, तो इसको देखिए आप, जब MC वक्र MR वक्र को काटता है वो ऊपर की ओर जाता है, परंतु AC वक्र होता है वो इनसे काफ़ी ऊपर होता है, तो वो एक हानि को दिखाता है, अर्थात हमारी लागतें ज़्यादा और आगम कम होता है, आय कम होती हैं। तो HE जो दिखा रखा चित्र में, ये प्रति इकाई हानि को दिखाता है, और टोटल हो जाएगा PEHJ के बराबर हमें हानि हो जाएगी, लॉस हो जाएगी, और इसमें कोई फर्म काम करना पसंद नहीं करेगी। क्लियर? आगे देखो, ब्रेक इवन पॉइंट वही होता है जहाँ पर हमें सामान्य लाभ, और इसको इस बिंदु को कहते हैं जहाँ पर AC वक्र, जहाँ पर जो परिवर्तनशील लागत जो होती है हमारी कॉस्ट, और जो आय प्राप्त होती है, वहाँ तक हमें प्राप्त हो जाता है जब तो फर्म काम करता है, उसके बाद कोई फर्म काम करना पसंद नहीं करती हैं, उसे शट डाउन पॉइंट भी कहते हैं या ब्रेक इवन पॉइंट भी कहते हैं। जो इस डायग्राम के द्वारा देखिए, आप इस डायग्राम को बनाएंगे तो आपको सारी, और इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो एक बार क्लियर हो जाएगा। इसको मैंने पहले भी क्लियर कर रखा है। मतलब सीधा सा है कि जिस बिंदु पर VAC औसत वेरिएबल कॉस्ट और AR कॉस्ट के बराबर हो जाएगी, वहाँ तक तो उत्पादन जारी रखता है। उसके बाद भी अगर उत्पादन जारी रखता है तो उससे क्या कहेगा? उत्पादन जारी रखता है। और इसी उत्पादन जारी रखने वाले बिंदु को ही ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। जब, अर्थात अपनी भाषा में ये कह सकते हैं, जब एक फर्म मालिक को परिवर्तनशील लागतों की कॉस्ट प्राप्त हो जाएगी, वहाँ तक सामान्य लाभ की प्राप्ति होती है, उसके बाद वो क्या करेगा? उत्पादन बंद कर देगा, इसलिए उसको ब्रेक इवन पॉइंट भी कहा जाता है। इसके बाद भी अगर वो उत्पादन रह जाता है तो उसे हानि होगी, तो इसको ब्रेक इवन पॉइंट या शट डाउन पॉइंट भी कहते हैं। थैंक यू दोस्तों।